वो जो शोर मचाते हैं, भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वो ही पाते हैं सफलता जिंदगी में, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निधि चतुर्वेदी और आज हमारे साथ हैं दिलीप कुमार मीना, RAS 2018 सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं RAS 2018 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। दिलीप, प्रज्ञान RAS एकेडमी की तरफ से आपको आपकी सफलता की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। आज आपकी सफलता का चारों ओर शोर है। जी मैम। कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपनी सफलता पर? मैम ऑब्वियसली प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मुझे मौका मिल रहा है और मेरा स्टार्टिंग से ही ग्रेजुएशन के बाद से मेरा टारगेट रहा है प्रशासनिक सेवाओं में मैं जाऊं। तो इस RAS एग्ज़ाम के थ्रू मुझे जब ये मौका मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इससे पहले मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसके पैरेलली मैंने RAS के एग्ज़ाम दिए। तो मेरा इस सिलेक्शन के बाद सारे घर वाले और मेरे दोस्त सभी खुश हैं। तो मुझे उनके जो वातावरण मुझे मिला है सिलेक्शन के बाद, तो उस सारे माहौल को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। दिलीप, आप उन कैंडिडेट्स के साथ जो अब आगे RAS की प्रिपरेशन करने वाले हैं, क्या अपनी RAS की स्ट्रेटेजी को शेयर करना चाहेंगे? यस श्योर मैम। प्लीज। इसमें जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीन स्टेज हैं, तो तीनों के लिए हमें अलग अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स के लिए हमें प्रायोरिटी वाइज, जैसे कि इंडिया की जीके और राजस्थान की जीके, तो उनको प्रायोरिटाइज पढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मेरे केस में ये था कि मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं इंडिया की GS में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था। तो मैंने ये इंश्योर किया अपने आप के लिए कि मैं वहाँ से क्वेश्चन गलत ना होने दूँ। तो उस वाले एरिया को मैंने अच्छे से उसको तैयार किया। उसके बाद मैंने राजस्थान की जीके का उनको मैंने प्रायोरिटाइज पढ़ना, मतलब उनके बाद प्रायोरिटाइज पढ़ने के लिए मैंने अपनी एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाई थी। जैसे कि सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे, उसको अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि लगभग वहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन या फिर उससे भी ज़्यादा वहाँ से सीधे सीधे आते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे है राजस्थान की इकोनॉमी का काफ़ी अच्छा पोर्शन कवर करता है। उसके बाद फिर मुझे ज्योग्राफी काफ़ी सही लगा था राजस्थान का, क्योंकि उसमें जल्दी से हम कनेक्ट कर पाते चीज़ों को और सही से याद होती है। उसके बाद फिर मैंने आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री को लीस्ट प्रायोरिटी पर रखा था, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे फैक्चुअल चीज़ें रटनी पड़ती है, तो वहाँ मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। हालांकि ये मेरी पर्सनल व्यूज हैं और अलग अलग कैंडिडेट के इसमें अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। वो हो सकता है किसी को हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड कल्चर वो ज़्यादा अच्छा लगे, तो वो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। लेकिन मेरी प्रीलिम्स के लिए ये स्ट्रेटेजी थी। उसके बाद मेंस के लिए मैंने कुछ मतलब इंटरनेट और कुछ बेसिक बुक्स हैं और इसके अलावा कुछ कोचिंग के मटेरियल इनका यूज किया था। मेंस में जो इंडियन GS का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट लगभग जो हमारे UPSC में तैयारी करते हैं, तो वहाँ से मैंने पूरा वहीं से प्रिपेयर किया था। उसके बाद राजस्थान की जीके जो प्रीलिम्स के लिए मैंने पढ़ा था, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके लिए मैंने लक्ष्य गाइड की एक बुक आती है, वहाँ से कवर की थी। और उसके अलावा इकोनॉमी है, वो किसी पर्टिकुलर एक जगह से नहीं मिलती, तो उसके लिए मैंने इंटरनेट का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया था। और इंटरनेट से जो मेरे को लगा था कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग काम की चीज़ें हैं, तो वहाँ से फिर मैंने उनको नोट डाउन करके और नोट्स बना लिए थे। और इसके अलावा जो छोटी छोटी सब्जेक्ट्स हैं इनमें सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और बिहेवियर लॉ, ये सब्जेक्ट है। तो इनके लिए किसी भी कोचिंग का कोई भी मटेरियल, जैसे प्रज्ञान RAS या फिर और भी कोई कोचिंग मटेरियल है, तो वो एक सेलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें हमें एक प्राइमरी नोट्स के रूप में यूज करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक बेसिक बुक या फिर और कहीं से इंटरनेट से जो सिलेबस में मेंशन्ड है या फिर हमें लग रहा है कि कोचिंग के नोट से वो पूरी चीज़ नहीं हो पा रही, तो वहाँ से उनको पढ़ के और अपने जो प्राइमरी नोट्स हैं उसमें ऐड डाउन कर लेना चाहिए। मतलब चीज़ें ये ऐसा होनी चाहिए कि एक इंटीग्रेटेड नोट्स होने चाहिए। क्योंकि एग्जाम से पहले हम क्या करते हैं कि एक चीज़ को वहाँ से पढ़ लेते हैं, एक चीज़ को दूसरे सोर्स से पढ़ लेते हैं, एक चीज़ को तीसरे सोर्स से पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम के टाइम पे कुछ भी रिवाइज नहीं हो पाता। तो हमें एक इंटीग्रेटेड नोट्स बना के चलना है, ताकि एग्जाम से 15 दिन पहले सिर्फ वही पढ़ें। और पेपर 4 हिंदी इंग्लिश वाला है, वो अच्छे से सब तैयार करना चाहिए। मेरा सबसे वीक एरिया वही था, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं UPSC के प्रिपरेशन के पैरेलल मैंने RAS के एग्जाम दिए। तो UPSC में हिंदी और इंग्लिश ये कहीं सिलेबस में नहीं आते, तो मेरी हिंदी की तैयारी अच्छे से नहीं थी और सबसे कम नंबर मेरे पेपर 4 में आए थे। तो मैं सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि पेपर 4 को अच्छे से तैयार करके जाए, क्योंकि वो उसमें वेरिएशन बहुत रहता है। इस बार जैसे कि 148 हाईएस्ट है अभी तक जो सुनने में है, और कई बच्चों के 75 है, 80 है, तो वेरिएशन इतना ज़्यादा रहता है कि ये हमें अपनी जो RAS की जो फाइनल लिस्ट है उसके अंदर भी ला सकता है। हो सकता है कि RPS SDM भी बना दे, हो सकता है कि मैं पूरी लिस्ट से बाहर कर दे। तो इस वाले पेपर को अच्छे से तैयार करना चाहिए। उसके बाद फिर इंटरव्यू वाला प्रोग्राम आता है। तो इंटरव्यू के लिए हमें अपनी पर्सनैलिटी को निखारने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने प्रज्ञान RAS सर BL मीना सर हैं, तो उनके यहाँ पे मैंने मार्गदर्शन में
उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली थी, जैसे कि मुझे कैसे एंट्री करनी है, मेरा ड्रेस सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, और जहाँ पे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसका मुझे सॉरी कैसे बोलना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ प्रज्ञान आरएस में आके मुझे सीखने को मिली थी। और यहाँ पे मुझे मॉक इंटरव्यू के दौरान जो मुझे वातावरण मिला था वो काफ़ी सही था। और आरपीएससी में मैं गया था तो मुझे यहाँ पे जितना कंफर्टेबल फील हुआ था वैसा ही मुझे वहाँ पे फील हो रहा था। और इसके अलावा मॉक इंटरव्यू में 4-5 मॉक इंटरव्यू कम से कम एटलीस्ट देने चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो नॉलेज है या फिर हम चीज़ों को जो आंसर कर रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छे हो, और कहीं भी किसी भी तरह का कोई दबाव महसूस हो तो उस दबाव को कैसे सहन कर सके, ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती है मॉक इंटरव्यू के दौरान। दिलीप, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता और परिवार के सारे मेंबर, बड़े भैया बहन, इन सबको देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ पे मुझे सपोर्ट किया है। मैं काफ़ी लंबे समय से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस दौरान मुझे कई अप्स एंड डाउन्स आए थे, लेकिन फैमिली सपोर्ट मेरा हमेशा रहा है, तो उसकी वजह से मैं सस्टेन कर पाया हूँ अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में, और फाइनली जाके मुझे आरएस की एग्जाम में मुझे सफलता प्राप्त हुई है। तो इनके अलावा मैं अपने दोस्त और इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए मैं प्रज्ञान आरएस इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। दिलीप, व्हाट इज योर मैसेज फॉर यूथ के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें जिस भी एरिया में, जिस भी फील्ड में हमें काम करने का हमारा मन हो, उसी फील्ड में हमें जाना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार ये देखा है कि कुछ स्टूडेंट हैं, उनका डिसीजन खुद का नहीं होता, वो फैमिली प्रेशर में आके या फिर सोसाइटी के प्रेशर में आके वो डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए किसी भी प्रेशर के बिना हमें डिसीजन होगा खुद का होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके फिर हम उस चीज़ को रिग्रेट नहीं करेंगे कि ये चीज़ें हमें असफलता उनकी वजह से मिली है, फिर इनकी वजह से मिली है। तो हमें, जैसे कि अब किसी का अगर प्रशासनिक सेवा में आने का मन है तो उसे प्रशासनिक सेवा में आना चाहिए, दूसरी फील्ड में जाने का मन है तो उसे वहाँ जाना चाहिए। जब हमने अपना एक टारगेट एक बार सेट कर लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए आगे की, उसके लिए फिर एक शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान दोनों पे काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर कई बार हो सकता है कि हमने जितना सोचा हो उससे ज़्यादा हमें असफलता मिले, और असफलता हमारी लाइफ का एक पार्ट है, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने टारगेट के प्रति कमिटमेंट होकर काम करना चाहिए, और एक अपने अंदर पैसेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैसेंस होगा तो हम उस चीज़ में, उस फील्ड में सस्टेन कर पाएंगे अपने आप को। दिलीप, यहाँ आकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए थैंक्स, और हम ये कामना करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच मैम।